क्लास को रिकॉर्डिंग में डाल देते। देखिए 1773 से ये बात शुरू हुई थी कि हर 20 साल में हम मिलेंगे। तो 1793 में मुलाकात हुई एक कानून के रूप में, फिर 1813 में मुलाकात हुई, और फिर ये 13 में, फिर 20 साल बाद 33 में, फिर 20 साल बाद 53 में, ये सब चलता रहेगा चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट क्या होता है, क्यों होता है, कहाँ बन रहा है, ये चीज हम जान ली है। अब ये जो 20 साल बाद एक्ट आ रहा था 1813 का, इसमें क्या क्या बातें कही गई थी। लेकिन देखिए ये जो वक्त है, इस समय नेपोलियन जो है वो, नेपोलियन जो कि फ्रांस का राजा है, वो फुल फॉर्म में है, राजा नहीं कह सकते उसको, हम प्रशासक कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कह सकते हैं। और वो नेपोलियन जो है वो फ्रांस का मालिक है एक तरह से, और फ्रांस का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो ब्रिटेन है। सबसे बड़ा दुश्मन ब्रिटेन है। तो नेपोलियन चाह रहा है ब्रिटेन जहां भी बैठा हो वहां पे हम उस पर अटैक करके उसको हरा दें, उसको हम हरा दें। और ब्रिटेन की एक कॉलोनी कहाँ है, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में कहाँ पे काम कर रही है, इंडिया में। तो दुश्मन को तो कहीं भी हराओ। तो नेपोलियन का यहाँ पे खतरा दिख रहा था कि नेपोलियन यहाँ पे आ सकता है। मतलब एक खतरा ये दिख रहा था कि नेपोलियन भारत में भी अटैक कर सकता है। दूसरा, नेपोलियन ने क्या किया था, जो यूरोप है पूरा, उसको पूरा जीत लिया था, और यूरोप में एक तरह से उसने ब्लॉकेट लगा दिया था। यूरोप में एक तरह का ब्लॉकेट लगा दिया था, क्योंकि आप देखेंगे कि जो ब्रिटेन है वो यूरोप से अलग है। जैसे कहते हैं ना, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में एक चैनल है, एक पानी है जिसको हम इंग्लिश चैनल कहते हैं, तो बीच में एक तरह से जमीन से अलग है वो। तो उसने पूरा ब्लॉकेट लगा दिया, जिसको कहा जाता है कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेड। तो नेपोलियन ने यह कहा था कि पूरे यूरोप में ब्रिटेन का एक भी सामान नहीं बिकेगा, ब्रिटेन का कुछ भी माल यहाँ नहीं बिकेगा, ये कह दिया। तो ब्रिटेन के बहुत सारे जो व्यापारी हैं जो पूरे यूरोप में माल बेचते थे, वो ब्रिटेन के राजा के पास पहुंच गए। बोले साहब, ये नेपोलियन तो आ गया और इसने यूरोप में तो हमारी सारी काम धंधे बंद कर दिए, अब हम क्या करें, हमें माल तो बेचना है। तो राजा पे प्रेशर किया जाने लगा, वहां की संसद पे प्रेशराइज किया जाने लगा, वहां के प्राइम मिनिस्टर को प्रेशराइज किया जाने लगा। व्यापारी प्रेशराइज कर रहे थे कि यार ये जो भारत है ना बहुत बड़ी कॉलोनी है, और अभी आपने सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को इसका मालिक बना के बैठा है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ व्यापार करेगी, तो कुछ करो यार। हम यूरोप में, तो यूरोप में क्या लग गया, ब्लॉकेड। यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेड इसलिए कह रहे, पूरा पूरा कॉन्टिनेंट को ब्लॉक कर दिया। किस कॉन्टिनेंट को ब्लॉक कर दिया नेपोलियन ने, यूरोप को, कि यूरोप में अब ब्रिटेन का माल नहीं बिकेगा। तो इसे कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेट कहते हैं। तो वहां के जितने व्यापारी थे सब चढ़ गए सरकार के ऊपर कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी क्या आपकी सगी है, क्या आपने उसको भारत में से व्यापार करने का बोला है, हम लोगों को नहीं दोगे क्या, क्योंकि अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली था यहाँ पे, मतलब भारत से जो भी व्यापार होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। तो इस एक्ट में ये बोला गया था। पहली लाइन क्या बोल रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है, मोनोपोली मतलब भारत में ही सिर्फ तुम व्यापार करोगे, इसको छीन ले, इसको खत्म कर दिया गया। डिप्राइव मतलब होता है छीनना। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला साहब, पिछले 200 साल से हम आपको कमा के दे रहे हैं, ऐसा करोगे क्या, एक झटके में हमको आउट कर दोगे क्या। तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को एक रियायत दी गई कि चाय का जो व्यापार है और जो अफीम का व्यापार है, ये तो सिर्फ तुम करोगे, कोई और नहीं करेगा। लेकिन बाकी जो तुम यहाँ पे कॉटन बेच रहे हो, यहाँ पे कपड़े बेच रहे हो, यहाँ पे तुम हैंडीक्राफ्ट बेच रहे हो, कुछ और बेच रहे हैं, यहाँ से तुम जिसे कहते हैं इंडिगो ले जा रहे हो, यहाँ से सिल्क ले जा रहे हो, इसमें तुम्हारी मोनोपोली खत्म हो गई। तो 1813 के एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था उसको खत्म कर दिया गया, लेकिन इनका एकाधिकार चाय के व्यापार में और अफीम के व्यापार में बहुत ज्यादा था। वो आप सोचेंगे अफीम, अफीम का व्यापार होता था। हाँ, अफीम भारत में बहुत सारी होती थी। आप कोई मुझे बताएगा मध्य प्रदेश में अफीम जिला किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अफीम कहाँ होती है। मध्य प्रदेश का अफीम जिला क्या है। सर क्या क्वेश्चन ठीक है, पूछा आपने? तो ये बोला गया कि भाई इनकी ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी गई। क्यों खत्म कर दी गई, आपको भी याद रखना है, नेपोलियन ने वहां कुछ कुछ कर रहा था। नेपोलियन उसने पूरा पूरा ब्लॉकेट लगा दिया था यूरोप में, उसने काम रोक दिया था, इसलिए भैया की अब वहां के व्यापारी ने माल बनाया, इतनी बड़ी फैक्ट्री लगा के रखी है, तो उनको माल तो बेचना है, इसलिए यहाँ पे इनकी मोनोपोली खत्म की गई। तो ये बोला गया कि जो ओपियम का व्यापार कर रहे हो चाइना के साथ ना, वो तुम करते रहोगे। और चाइना में इन लोगों ने फ्री में, जिस तरह जियो ने फ्री में शुरुआत में आपको 4G देके आपकी आर डलवा दी, उसके बाद अब आप जियो का रिचार्ज करते हो, वैसे भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाइना के लोगों को फ्री में अफीम बांट बांट के अफीमी बना दिया था, मतलब वो नशेड़ी बना दिया था वहां की पूरी पॉपुलेशन को, यंग पॉपुलेशन को। और बाद में वहां का राजा, चाइना का राजा लड़ गया था ईस्ट इंडिया कंपनी से कि तुमने हमारे लोगों को नशेड़ी बना दिया। इसे फेमस ओपियम वॉर्स कहते हैं, अफीम युद्ध। अफीम युद्ध क्यों हुए थे, ये आपका वैसे सिलेबस नहीं है, लेकिन कभी जानना चाहो तो बता देंगे। लेकिन ये देखिए जिस तरह
हम जियो ने हमको लत डलवाई थी फ्री में सिम बांट के जांच करके, वैसे इन्होंने भी लत डलवा दी थी, पूरे चाइना के लोगों ने नशेड़ी बना दिया था। ठीक है, तो ये हुआ था 1813 की इस चार्टर एक्ट में सबसे मेन बात। दूसरा इसमें ये कहा गया था कि सभी जो अंग्रेज लोग हैं, सभी जो अंग्रेज में लोग हैं जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो लोग काम करते हैं वो अपना प्राइवेट जो व्यापार कर रहे हैं उसको नहीं कर पाएंगे। भाई आप एक ही काम करो ना, अगर नौकरी कर रहे हो तो नौकरी करो, दूसरी तो दुकान क्यों खोल के बैठे हो। तो डिप्राइव कर दिया गया कि भैया आप जो काम कर रहे हैं यहाँ पे अपने प्राइवेट ट्रेड को नहीं कर सकते। ठीक है, ये कहा गया। दूसरा इसमें कहा गया कि भाई जो भी अब इस कंपनी का पूरा खर्चा होगा, ये कंपनी का जो भी सैलरी का खर्चा है, खाने पीने का खर्चा है, जो भी खर्चा है वो भारत से कमाओ, भारत पे ही लगाओ। ठीक है, और ये बताया गया कि इस पैसे पे भी कुछ पैसा आपको हमको देना है, ब्रिटेन देना है। मतलब आप हो प्राइवेट कंपनी, आप यहाँ से कमाओगे, मुनाफा कमाओ और मुनाफा हमको दो। इस तरह हम इस एक शब्द यूज करते लाभांश, इंग्लिश में एक शब्द यूज करते डिविडेंड। जब मार्च का महीना आता है तो आप लोग देखते होंगे जो जो हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री हैं उनके पास कभी भेल का सीएमडी जाके साइन करवाएगा, मतलब फोटो खिंचवा के बोलता है हमने 15,000 करोड़ रुपए दिया, कोई बोलता है हमने 700 करोड़ रुपए का लाभांश दिया। मतलब ये सब जो पीएसयूज हैं, सरकारी उपक्रम है, वो साल भर में लाभ कमाती है, लाभ का कुछ हिस्सा सरकार को देती है, इसे डिविडेंड कहते हैं। तो इन पर यह भी कह दिया गया कि आपको यहाँ लाभ कमाना भी है और उसका कुछ हिस्सा हमको देना भी है। कितना हिस्सा देना है वो हिस्ट्री का चीज है, कितना देना है, कितना परसेंटेज देना है। इस एक्ट में ये बात और कही गई, पहली बार भारत के इतिहास में 1 लाख रुपए दिया गया कि यहाँ पे भारतीय लोगों की शिक्षा पे खर्च करो। लेकिन किस शिक्षा पे खर्च करो? प्राइमरी एजुकेशन पे, सेकेंडरी एजुकेशन पे, हायर एजुकेशन पे, रिसर्च में, डेवलपमेंट में, अंग्रेजी शिक्षा में, हिंदी शिक्षा में, मराठी शिक्षा में, ये नहीं बताया। बस ये बोला कि 1 लाख रुपए दे रहे हैं, बजट में निकाल रहे हैं शिक्षा पे खर्च करने का। तो ये था 1813 का एक्ट, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली पे ठेस लगाई, एकाधिकार पे ठेस लगा दी, क्योंकि वहां नेपोलियन ठेस लगा रहा था। तो ये 1813 का एक्ट क्लियर हो गया तो रिप्लाई कर दीजिए। यस सर। चैट में रिप्लाई करिए। अगला जो एक्ट है वो 1833 का एक्ट है। अब 20 साल बाद क्यों आया इसको आपको पता है, क्योंकि चार्टर एक्ट में नियम था कि हम 20-20 साल में आएंगे। और नियम कैसे पता चलता था? जैसे ये 1813 का एक्ट आया तो उसमें एक क्लॉज था। क्या क्लॉज था? अगले 20 साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की वैलिडिटी बढ़ाई जाती है। जैसे आप लोग रिचार्ज करते हैं मोबाइल में तो आता है ना वैलिडिटी कितनी बढ़ गई, तो 20 साल के लिए वैलिडिटी बढ़ गई। इसका मतलब 20 साल बाद फिर कोई नया कानून आएगा, फिर हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की वैलिडिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। ये तो प्राइवेट कंपनी है ना, इसको परमिशन लेनी पड़ती है वहां ब्रिटेन से कि हम भारत में कब तक रूल करेंगे। भले ही यहाँ पे खूब धूमधाम मचा रहे हैं लेकिन परमिशन तो लेनी पड़ती है। तो 1833 में अगला आया। इस बीच में हमारे देश में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं। कई सारे युद्ध हो रहे हैं, कई सारे राजा महाराजा मारे जा रहे हैं, कई सारे लोगों पर अटैक हो रहा है, कई सारे विद्रोह हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे इस समय। राजा राम मोहन राय कुछ कह रहे हैं, तो इसी सब का असर पड़ता है इन एक्टों में। उनके लिए आप लोग हिस्ट्री का जो लेक्चर रिकॉर्डेड है वो देखिए। अब ये जो 20 साल बाद जो एक्ट आया 1833 में, इसमें क्या बोला गया देखिए। 1773 में जो एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, आरए लिखता हूं, इसमें जीजी ऑफ बंगाल, सॉरी, गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये उसके पद का बदलाव हुआ था। अभी तक जो सबसे बड़ा मुखिया है यहाँ पे वो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इस एक्ट में ये बोला गया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है अब वो कहलाएगा जीजीआई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इस एक्ट से ये बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाएगा जीजीआई ऑफ। ठीक है, तो इस समय जो व्यक्ति था इस पोस्ट में, उसका नाम था बेंटिक। तो बेंटिक आखिरी जीजी भी होगा, लास्ट, और पहला जीजीआई भी होगा, फर्स्ट। इस तरह हमने वॉरेन हेस्टिंग में देखा था कि आखिरी गवर्नर ऑफ बंगाल था और पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वॉरेन हेस्टिंग। तो यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग आखिरी गवर्नर हो जाएगा, लास्ट, और पहला जीजी भी हो जाएगा। बेंटिक यहाँ पे पहला जीजी, लास्ट जीजी भी हो जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाएगा। वो इसलिए कि अब तक बहुत बड़ा एरिया जीत चुके हैं, और बड़ा एरिया जीत चुके हैं ये लोग, इसलिए अब एक तरह से मतलब लगभग देश की 60% जमीन इनके पास है। इसलिए बोला गया भाई कब तक बंगाल नाम के आगे लगाएंगे, अब इंडिया लगाओ ना नाम के आगे। इसलिए नाम में परिवर्तन हुआ। और इस एक्ट में ये बोला गया, कंपनी को बोला गया कि कंपनी तुमने इतना बड़ा एरिया यहाँ पे जीत लिया है, तो अब तुम यार व्यापार व्यापार छोड़ो, ये धंधा पानी छोड़ो, मतलब तुम्हारे जो कमर्शियल काम है, कमर्शियल एक्टिविटीज, उसको खत्म कर दो। अब तुम सिर्फ और सिर्फ क्या देखो, यहाँ का प्रशासन देखो। यानी 1833 के एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल थी, वाणिज्यिक गतिविधियां थी, वाणिज्यिक, उसको पूरी तरह बंद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। यानी 1833 के एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बन गई? एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी।
क्योंकि इतना बड़ा एरिया है आपका यार। अब आप प्रशासन देखिए क्या ये नफे नुकसान में पड़े हुए हैं, और ये आदेश में लिख के आ गया तो इनको मानना ही पड़ा। यानी जो चाय के व्यापार में इनके पास मोनोपोली थी, चाइना के साथ अफीम के व्यापार की मोनोपोली थी, ये भी खत्म हो गई होगी, क्योंकि अब आपको व्यापार ही नहीं करना। यू आर नॉट एन कमर्शियल बॉडी, अब आप सिर्फ और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो। आप प्रशासन करिए, आपने बहुत बड़ा एरिया जीत लिया है, 60% से अधिक भारत आपके पास है। और उस समय के भारत में पाकिस्तान था, उस समय के भारत में बांग्लादेश भी था, बहुत बड़ा भारत था उस समय। इसलिए बोला गया अब आप सिर्फ और सिर्फ प्रशासन देखिए। तो इस एक्ट पर ध्यान रखिएगा। कभी सवाल आगे, कंप्लीटली एबॉलिश कब किया गया, किस एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है, जो एकाधिकार था, वो कंप्लीटली कब खत्म किया गया? तो 1833 के एक्ट में। पार्शियली कब खत्म किया गया, आंशिक कब खत्म किया गया? तो 1813 के एक्ट में। यहां तक की बात क्लियर हो तो अप्लाई कर दो। यस सर। अब इस एक्ट ने ये बोला कि जो मद्रास का गवर्नर है या बॉम्बे का गवर्नर है, ये तो सब उसके अंडर में काम कर रहे हैं, जीजीबी के अंडर में काम कर रहे थे, अब वो जीजीआई हो गया, ये तो ठीक था। लेकिन ये था कि लोग अपने लेवल पे कानून बना सकते थे। भाई मद्रास में अलग लोग रहते हैं, अलग संस्कृति है, अलग वहाँ का खान पान है, अलग वहाँ की आबो हवा है, ठीक है, तो वहाँ के कानून भी अलग होंगे। भाई सबके धर्म अलग है, सबके त्यौहार अलग है, तो कानून भी थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो पहले ये था कि ये जो लोकल गवर्नर है, ये अपने लेवल में कानून बना सकते हैं अपने लोग के लिए। लेकिन 1833 के एक्ट से क्या बोला गया, सारा जो कानून बनेगा, इस देश का जो भी कानून बनेगा, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ बनेगा? कलकत्ता में बनेगा। इसे कहते हैं, जो कानून बनाने की प्रोसेस है उसको क्या किया गया? सेंट्रलाइज किया गया, केंद्रीकरण किया गया। यानी कानून बनाने की जो इस देश में, देखिए एक ये तो बड़ा कानून है, ये तो बहुत बड़ा कानून है, हर 20 साल में आएगा चार्टर एक्ट। लेकिन इस चार्टर एक्ट में ये बोला गया भाई शिक्षा में काम करना मालूम क्या, ये बोला गया रोड बनवानी है, तो उसके लिए जो छोटे छोटे कानून बनेंगे, वो कानून तो लोकल लेवल पे बन रहे थे। लेकिन इस एक्ट से क्या हुआ? सेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया। नहीं, जो भी कानून बनेगा वो कलकत्ता में बनेगा, यानी जीजीआई बनवाएगा। और जीजीआई के अंडर में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, एलसी लिख देता हूँ, विधायी परिषद बनाई गई कि भैया आप लोग कानून बनवाइए। मतलब सेंट्रलाइजेशन हुआ है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। आज हमारे देश में देखो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में ही कानून बनते हैं, विधानसभाओं में कानून बनते हैं। यहाँ तक कि अब तो ग्राम पंचायत भी अपने छोटे छोटे कानून बना सकती है पंचायती राज के तहत। लेकिन यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया। और अब मुझे ये बताओ, जो गवर्नर जनरल है ऑफ इंडिया, देखो पहले ये क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर ये क्या बना? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर ये क्या बना? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक। इसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें सबसे पहले 4 लोग थे। सबसे पहले कितने लोग थे? 4 लोग थे। किस एक्ट से 4 लोग थे? 1773 में इस काउंसिल में 4 लोग थे। फिर 1784 में इस काउंसिल में 1 लोगों को कम करके कितने लोग कर दिया गया? 3 लोग। यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अभी तक कितने लोग चले आ रहे हैं? 1784 से अभी तक गवर्नर की काउंसिल में कितने लोग चले आ रहे हैं? रिप्लाई करिए। 3। अब इस एक्ट में, इस 1833 के एक्ट में यहाँ पे फिर से संख्या 4 की गई। तो अब सवाल ये, चौथा आदमी कौन आया? मैंने बताया ये जो 4 लोग हैं या 3 लोग जो भी हैं, ये लोग बहुमत में फैसला लिया करते थे। यहाँ पे जो जीजीआई है उसके मन का नहीं चल रहा है, बहुमत में फैसला होता था। तो ये जो चौथा मेंबर बढ़ा है, ये जो यहाँ पे लिखा होगा कहीं, कहाँ गया, ये चौथा मेंबर जो बढ़ा है यहाँ पे, वो लॉ मेंबर था, लॉ मेंबर। और ये जो चौथा मेंबर लॉ मेंबर के रूप में आया था, इसी का नाम था मैकॉले। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि आपने क्या कर दिया? सेंट्रलाइजेशन कर दिया। भाई सारे कानून कहाँ बनेंगे? कलकत्ता में। तो कानून का जानकार तो कोई होना चाहिए ना यार, कानून बनेगा देश का। और आप तो मुंह उठा के सती प्रथा पे बैन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो दंगे हो जा रहे हैं। आप ऐसे कानून बना रहे हैं जो लोगों के धर्म में घुस रहा है, चाहे वो हिंदू के धर्म में घुस रहा हो, चाहे सिख के, चाहे मुस्लिम के। तो भैया बोला गया कि लॉ मेंबर चाहिए जो पढ़ा लिखा आदमी हो। तो मैकॉले आता है एज अ लॉ मेंबर, वो चौथा मेंबर। तो जब पैदा हुई थी ये संस्था एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तब भी इसमें 4 लोग थे, बाद में 3 हो गए। और 1833 के एक्ट में फिर यहाँ पे कितने लोग होने लग गए? 1833 के एक्ट से फिर यहाँ पे 4 लोग हो गए। ये चौथा मेंबर है, लॉ मेंबर है, और ये 4 की संख्या हमेशा रहेगी। बाद में ये बढ़ेगी इनकी संख्या, वो बाद में देखेंगे। लेकिन चौथे मेंबर के रूप में लॉ मेंबर रहेगा, और ये मैकॉले रहेगा। और फिर ये जो मैकॉले है, इसको हम भारत में इंग्लिश एजुकेशन का जनक भी कहते हैं। इसलिए वो मैकॉले मिनट में कहा था कि भारत में जो भी शिक्षा हो अंग्रेजी में हो, क्योंकि 1 लाख रुपए का प्रावधान तो 20 साल पहले आ गया था कि 1 लाख रुपए आपको मिला है, खर्च कहाँ करना है, किस चीज में करना। तो मैकॉले ने बोला इंग्लिश में करेंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, सबको अंग्रेज बनाएंगे। दिखने बोलने में, दिखने में, रंग में ये लोग भारतीय रहे, लेकिन बुद्धि से अंग्रेज रहे। हम भारत में ब्रिटेन बनाएंगे, ये इसका ख्वाब था।
और लगभग इसने ऐसा कर भी दिया। देखो अपन अंग्रेज बन गए, इंग्लिश की पीडीएफ पढ़ा रहे हैं आपको। खैर जोक्स अपार्ट। तो ये चौथा मेंबर आया और ये बोला गया, पहली बार कहा गया कि भारतीय लोगों को सरकारी नौकरी में मौका मिलेगा। कहा गया, मिला नहीं, कहा गया कि मिलेगा, लेकिन मिलेगा कब देखेंगे, ये कहा गया। ठीक है, और इस एक्ट में कहा गया कि भाई जो दास प्रथा है उसको बंद कर देंगे। कहा गया, लेकिन बंद होने में 4-10 साल और लग जाएंगे। दास प्रथा हमारे देश में एक्चुअल बंद होती है 1843 में। कहते हैं ना कानून बन गया, भाई कानून तो बना है कि बाइक में 2 लोग बैठेंगे, दोनों हेलमेट लगाएंगे, लगाते हैं क्या अपन? तो कानून बनना और उसका लागू होना अलग चीज होती है। तो ये था 1833 का एक्ट। इसमें बहुत बड़ी बातें हुई कि उसका पद का नाम जेजीआई कर दिया गया। एक चौथा मेंबर डाला गया जिसको हम लॉ मेंबर कह रहे हैं। एक चौथा मेंबर डाला गया जो कि मैकॉले था। यहाँ पे कानून बनाने की जो सारी पावर थी उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया कि भाई नीचे स्तर पे कोई कानून नहीं बनेगा। यहाँ पे बोला गया कंपनी को कि भैया आप सारा व्यापार व्यापार बंद करिए, अब आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन संभालिए। यहाँ पे बोला गया कि भाई लोगों को, भारतीय लोगों को भी गवर्नमेंट सर्विस में मौका मिलेगा। ये जो अंग्रेजों की गवर्नमेंट सर्विस है वो भी 2 तरह की होती थी। एक होती थी कोवेनेटेड गवर्नमेंट सर्विस, एक होती थी नॉन कोवेनेटेड। जैसे आज मोटे तौर पे कहें तो क्लास 1 और क्लास 2 जो है इसे हम कोवेनेटेड कह सकते हैं कि ऑफिसर रैंक की नौकरियां हैं, और क्लास 3 क्लास 4 को हम बोल सकते हैं नॉन कोवेनेटेड। तो इन्होंने एक तरह का अंतर किया था कि जो कोवेनेटेड नौकरियां रहेंगी ना वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के लिए रहेगी, बड़े पदों में सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज जाएंगे, ऐसा ये कह रहे थे। और नॉन कोवेनेटेड में भारतीयों को मौका मिला था। बहुत बाद में जाके इन कोवेनेटेड सर्विसेज में भारतीय घुसेंगे, और जो पहले व्यक्ति जाएंगे जो आईसीएस बनेंगे वो रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई साहब बनेंगे, उनका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि इस कोवेनेटेड सर्विसेज में घुसेंगे, क्योंकि पहले तो ये रिजर्व थी। अभी तो ये कह रहे हैं कि भारतीयों को मौका देंगे, लेकिन मौका देखना कह रहे हैं। 1853 से मौका देना शुरू होगा एक्चुअल में, और बाद में जो पहला व्यक्ति इन कोवेनेटेड सर्विस में घुसेगा, एग्जाम फाइट करके लंदन जाएगा पेपर देने, वो रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई साहब रहेंगे, उनका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। यहाँ तक की बात क्लियर हो तो रिप्लाई कर दो। Yes, sir. Yes, sir. फिर से कह रहा हूँ, अगर और डीप में इसको देखना है तो लेक्चर रिकॉर्ड है, इनको देख सकते हो आप लोग। और कुछ डाउट हो तो मैं तो बैठा ही हूँ, क्योंकि वही मैंने पढ़ा है, यही मैं पढ़ा रहा हूँ। अब 20 साल बाद फिर एक नया एक्ट आना था, चार्टर एक्ट। देखो अभी तक क्रांति नहीं हुई है, और ये आखिरी चार्टर एक्ट है। क्यों? इसके बाद क्रांति होगी 1857 में, और उसके बाद ब्रिटेन का राज परिवार बोलेगा यार बहुत हुआ, इस कंपनी को भगाओ यहाँ से, अब अपन रूल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आखिरी चार्टर एक्ट है। क्यों क्यों इसके बाद नहीं आया? क्योंकि क्रांति के बाद कुछ बचा ही नहीं। अपन इनको दौड़ा दौड़ा के मारा, इन्होंने भी हमको मारा, हमने भी इनको मारा। खैर, इस एक्ट में पहली बार ये कहा गया था, जैसे मैंने बोला पहली बार ओपन एग्जाम कराने की बात हुई थी कि भैया अपन कंपटीशन कराएंगे। कौन कराएगा कंपटीशन? ईस्ट इंडिया कंपनी कराएगी कंपटीशन, ईस्ट इंडिया कंपनी कराएगी कंपटीशन। लेकिन ये कंपटीशन कहाँ होगा? लंदन में होगा। लंदन जाएंगे पेपर देने, लंदन जाना पड़ेगा पेपर देने। तो मैं जिनका नाम ले रहा हूँ बार बार कि सत्येंद्र नाथ टैगोर साहब पहले आईसीएस है, ये लंदन गए थे पेपर देने। ठीक, तो ये बोला गया ये हर साल एनुअल बेसिस पे हम कॉम्पिटिशन कराएंगे, ओपन कराएंगे। सब कोई जो भी एलिजिबल है, जिसके भाई वो पढ़ाई हो, वो पढ़ाई जैसे एग्जाम और निकाले और नौकरी ज्वाइन करे। ठीक, इसमें यह कहा गया कि जो लॉ मेंबर है, जो कि 1833 में आया था, लेकिन वो एज अ पार्ट टाइम आया था कि भाई जब आपको कानून बनाना हो तब आप बैठिए, उसके बाद घर जाइए। यहाँ पे इसकी जगह फिक्स कर दी गई, फुल मेंबर के रूप में कर दिया कि भाई ये रहेगा, ये वोट भी डालेगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो भी फैसले होंगे तो यहाँ बहुमत से फैसला होना था, तो वोट डालना पड़ता था कि भैया कौन कितनी बात कह रहा है, मतलब किस चीज पे क्या बहुमत है। और इस एक्ट में ये कहा गया था कि भैया अलग से एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाओ जिसका काम ही रहेगा कानून बनाना। अभी तक क्या होता था, जब कानून बनाने की बात आती थी तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लोग भी पहुंच जाते थे बैठने। मतलब ये लोग भी, मान लो ये अभी कितने हैं, 4, तो 4 ये पहुंच गए, और लेजिस्लेटिव काउंसिल से 6 लोग आके कुल 10 लोग मिलकर कानून बनाते थे। लेकिन इस कानून में ये कहा गया कि नहीं, कानून बनाने के लिए अलग से एक टीम होनी चाहिए। इसमें एग्जीक्यूटिव वाले क्या कर रहे हैं भाई, उनका काम दूसरा है, अपना दूसरा काम करे, हर जगह घुसेंगे क्या वो? तो यही बोला गया इस एक्ट में कि भाई अलग से एक काउंसिल बनाई जाएगी जिसमें 12 मेंबर्स रहेंगे, और ये मेंबर्स कुछ को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चुनेगा, कुछ नीचे की जो प्रेसिडेंसीज है, मद्रास, बॉम्बे है, अवध है, यहाँ से आएंगे। इन चीज में आपको नहीं घुसना कौन कहाँ से आएगा। बस ये है कि अभी तक ये 1833 के एक्ट से ये बात कह दी गई है कि जो भी कानून बनेगा वो कलकत्ता में बनेगा। तो ये सब लोग कलकत्ता में ही बैठेंगे, कानून बनाएंगे, पूरे देश के लिए कानून बनाएंगे, पूरे देश के लिए कानून बनाएंगे। 1853 का एक्ट अगर आपको याद रखना तो याद रखिएगा कि पहली बार जो आईसीएस है, इंपीरियल सिविल सर्विसेज, इसके लिए ओपन एनुअल कॉम्पिटिटिव एग्जाम शुरू कर दिए गए, लंदन में हो रहे थे। और इसमें कहा गया जो लॉ मेंबर था, जो चौथा मेंबर जुड़ा था,
आज से 20 साल पहले 1833 में उसको फुल मेंबर बना दिया। मतलब इसके पास क्या है, वोट देने का अधिकार। तो किसको वोट देगा, जब कोई भी बैठक होगी तो उसमें रखा जाएगा भाई हमें ये काम करना है, तो बहुमत से फैसला होगा। एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्लस जीजीआई, ये 5 लोग मिलकर बहुमत में फैसला लिया करते थे। तो अब ये वोट भी दिया करेगा, हाँ मेरा ये फैसला है, मेरा ये बहुमत है। तो ये 1853 का एक्ट है। और इसके बाद हो जाएगी क्रांति, और जब क्रांति हो जाएगी तो उसके बाद शांति आएगी। क्यों? उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाएगी, चली जाएगी। इसलिए अगला जो एक्ट है, इसके नाम के आगे ना चार्टर लगा है ना कुछ लगा है, इसके नाम के आगे क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी भारत शासन अधिनियम। मतलब क्या मतलब है ये, भारत शासन। हाँ, तो यहाँ पे अब वो कंपनी का रूल खत्म हो गया, अब यहाँ पे क्राउन का रूल शुरू हो गया, क्राउन का। मतलब ब्रिटेन यहाँ पे अब रूल कर रहा, पहले तो एक कंपनी रूल कर रही थी हमारे यहाँ, कंपनी, इसे हम कंपनी राज कहते हैं। लेकिन अब हमारे यहाँ पे ब्रिटेन रूल करेगा डायरेक्ट में, या ब्रिटेन का जो क्राउन है, जिस जो भी ताज पहने, चाहे आदमी चाहे औरत, जिसके सिर में ताज है, ताज के हम गुलाम हो जाएंगे, ताज यहाँ पे रूल करेगा। और अब जो कानून बनेगा पूरा पूरा, ये कहाँ से, ये भारत शासन अधिनियम कहाँ बना होगा, ब्रिटेन की संसद में। पुराने कानून भी ब्रिटेन की संसद में बन रहे थे, ये भी बन रहा है, तो भारत शासन क्यों कहा, क्यों आपने नाम चेंज किया? इसलिए क्योंकि भारत को रूल करने के लिए एक बकायदा मंत्री बनाया जाएगा, एक मंत्री रहेगा, उसको कहेंगे भारत मंत्री। कहाँ? ब्रिटेन में, ब्रिटेन की सरकार में एक भारत मंत्री रहेगा, और कैबिनेट रैंक का मंत्री रहेगा। और इसी को दूसरा शब्द कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसी को दूसरा शब्द है सेक्रेटरी ऑफ, मतलब एक पूरा पूरा मंत्री रहेगा ब्रिटेन की संसद में, वहां पे सरकार में, और वो भारत मंत्री भी उसको कह सकते हो, भारत के लिए पूरी तरह वो उत्तरदायी रहेगा। मतलब क्योंकि अब क्राउन यहाँ पे रूल कर रहा है, ताज रूल कर रहा है, तो भैया, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मान लो जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे थे, पहले उनके बिल्ले में क्या लिखा रहता था, ईस्ट इंडिया कंपनी, अब उनके बिल्ले में लिखा रहता था ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश हुकूमत। बस बिल्ला चेंज हो गया, वर्दी चेंज होगी, बिल्ला चेंज हो गया, बस। किसी की नौकरी नहीं गई, जो संधियां पहले हो चुकी थी वो कुछ चेंज नहीं की गई, बस जहां जहां ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे मान लीजिए योगी जी ने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया, तो क्या किया होगा उन्होंने, जहां जहां इलाहाबाद लिखा था वहां वहां उन्होंने प्रयागराज कर दिया। मोटे तौर पे भाई, अब आप रेलवे की टिकट लेंगे तो वहां पे आप बताएंगे मुझे प्रयागराज जाना है, आप बोलेंगे इलाहाबाद जाना है, तो वो टिकट वाला मना कर देगा, इलाहाबाद नाम का स्टेशन ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि उसके सॉफ्टवेयर में प्रयागराज लिखा हुआ। तो बस नाम चेंज हुआ, कंपनी हट गई, और कंपनी का सारा जहां जहां जो जो पोस्टर लगा था वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी हटा के ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश का झंडा लग गया, बस ये सब हो गया। एक बाकायदा मंत्री बना दिया, इसका नाम था भारत मंत्री, और इसका काम ये था कि भारत के लिए आपको रिपोर्ट करना है। और ये जो जीजीआई था, जीजीआई, इसका नाम बदल के हो गया वाइस राय। जीजीआई का नाम बदल के हो गया वाइस राय। क्यों? क्योंकि वाइस राय, इसको अगर ऐसे लिखे, ये जो रॉय शब्द आया है, ये रॉयल शब्द से आया, रॉयल। और रॉयल तो आप लोग जानते हैं, शाही। और शाही किससे जुड़ा हुआ था, होता है राजा से या राज परिवार से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वॉइस राय वो व्यक्ति होगा जो रॉयल यानी राज परिवार का काम कर रहा है, राज परिवार का दूत है यहाँ पे, या राज परिवार का रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे, इसलिए इसके पद का नाम हो गया वॉइस राय, क्योंकि अब सीधे सीधे क्राउन रूल कर रहा है यहाँ पे। असल में एक्चुअल नाम क्या था पता है? एक्चुअल नाम ये था, वॉइस रॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये नाम था, ये एक्चुअल में नाम था। लेकिन अगर मान लीजिए आप एसपी हैं किसी जिले के, और कोई डीएसपी छुट्टी में चला गया, तो आपसे बोला गया या कि आप डीएसपी का भी चार्ज ले ले, वैसा ऐसा होता नहीं है, बड़ा आदमी छोटे का चार्ज नहीं लेता, लेकिन मैं कहूँ कि आपको 2 पद मैं दे रहा हूँ, एक पद दे रहा हूँ एसपी का, एक पद दे रहा हूँ डीएसपी का, तो अपने नाम के आगे आप क्या बताना पसंद करेंगे किसी को, कि आप एसपी है कि डीएसपी है? रिप्लाई करिए। मैं आपको 2 पोस्ट देता हूँ बोलने के लिए, आप क्या बोलना चाहेंगे? एसपी। बस ऐसा ही इसके साथ था। अब इसको वॉइस राय का भी पद मिला था, क्योंकि जब वो रानी का काम करेगा यानी ताज का काम करेगा, तो वो हमेशा अपनी सील मारेगा वॉइस राय वाली। और और जब वो भारत मंत्री के निर्देशों को बजाएगा, तब वो अपनी सील मारेगा जीजीआई की। इसलिए जाने अनजाने हम ये कह रहे हैं कि वॉइस राय, वॉइस राय, वॉइस राय, लेकिन उसका नाम में सिर्फ एक पोस्ट और जुड़ा है, आदमी एक है, गंगाधर ही शक्तिमान है, वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, गंगाधर ही शक्तिमान है, लेकिन हम लोग जाने मतलब कह देते हैं कि वॉइस राय, वॉइस राय, तो जीजीआई का पद खत्म नहीं हुआ। ठीक है, इसीलिए जैसे हम आजाद होते हैं तो माउंट बैटन
आजाद हो गए, क्राउन भाग गया, तो माउंटबेटन फिर भी था गवर्नर, इसलिए हम बोलते थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि उससे वायसराय का पोस्ट छीन लिया। जीजीआई तो अभी भी है। तो जो आखिरी जो जीजीआई था लास्ट, इस समय जो व्यक्ति बैठा था उसका नाम था कैनिंग। तो कैनिंग आखिरी जीजीआई होगा और पहला वायसराय होगा कैनिंग। यहां तक की बात क्लियर हो तो रिप्लाई कर दो। हर्ष पूछिए क्या पूछना है। सर ये आईसीएस, हाँ आगे पूछिए। आईसीएस के बारे में क्या पूछ रहे हैं आप? सर ये आईसीएस क्या था ये पूछ रहा हूँ। देखो, जिस तरह आज आपके देश में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है ना, उस समय भारत तो आजाद था ही नहीं, तो उस समय आईसीएस मतलब होता है इंपीरियल सिविल सर्विसेज। इंपीरियल सिविल सर्विसेज। ये जो इंपीरियल शब्द है मतलब राजा की नौकरी कर रहे हैं आप। इंपीरियल, एम्पायर, इंपीरियल शब्द एम्पायर से आया है। एम्पायर मतलब होता है साम्राज्य, और साम्राज्य को रूल कौन करता है? किंग। तो इसलिए तब उसका नाम था इंपीरियल सिविल सर्विसेज। बाद में इसको हमने इंडियन सिविल सर्विस कर दिया था। जैसे आज हम लोग बोलते हैं सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं, तो क्या है सिविल सर्विसेज? यही तो है। सिविल मतलब जनता के लिए, जनता की सेवा करना है, सिविलियन के लिए काम करना है। और लेकिन आज हम बोलते हैं आज तो सिविल भी शब्द हट गया, एडमिनिस्ट्रेशन आ गया साफ साफ। ठीक है, तो पहले ये इंपीरियल था। तो जब भी हम सत्येंद्र नाथ टैगोर का नाम लेते हैं तो हम बोलते हैं पहले आईसीएस अधिकारी थे, यानी ये पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने इंपीरियल सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक किया था। क्लियर हुआ हर्ष? और सर ये प्रारंभ कब किया गया था देश में? क्या एग्जाम? नहीं सर, जो ये पद था आईसीएस, ये इंपीरियल सिविल सर्विसेज में भारतीयों की जो एंट्री है वो इस एक्ट से शुरू हुई। इस एक्ट से एक्चुअल में देखो कहा गया था 1853 के एक्ट में कि हम करेंगे, लेकिन 1833 में कहा गया था कि हम करेंगे, लेकिन 53 के एक्ट से हम लिखा ना यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज वाज बेस्ड ऑन ओपन एनुअल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो 1853 के एक्ट से ये शुरू हुआ है। उसके बाद जो टैगोर साहब हैं वो पहले आईसीएस अधिकारी बनते हैं भारत के। क्लियर हुआ? यस सर। यही बात लिखी है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी भारत मंत्री बना दिया गया, और ये भारत के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। उससे पूछा जाएगा वहां पे, जैसे आज रेल में एक्सीडेंट हो जाए तो रेल मंत्री के कान पकड़ लेते हैं ना अपन, भैया एक्सीडेंट कैसे हुआ, या डिफेंस मिनिस्टर को पूछते हैं भाई साहब क्या चल रहा है सरहद में। तो वैसे ही रिस्पॉन्सिबल हो आप, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और असल में क्या होता है, यूके की बात कर लो या यूएस की बात कर लो, वहां पे मंत्री को ना सेक्रेटरी बोलते हैं, मंत्री को। और हमारे यहाँ सेक्रेटरी किसको बोलते हैं आप जानते हैं? वो एक एम्प्लॉई है, वो एक जॉब है, वो एक सिविल सर्वेंट है। लेकिन वहां पे यहाँ पे मंत्रियों को सेक्रेटरी बोलते हैं भाई, बोलते हैं, उनकी भाषा है, हम क्या कर सकते हैं। और उसकी सलाह के लिए एक 15 मेंबर काउंसिल बनाई गई। उसकी सलाह के लिए एक 15 मेंबर काउंसिल, ये सब वही बनी है लंदन में, और इसी को बोलते हैं भारत काउंसिल या इंडिया काउंसिल। और ये काउंसिल, अब जो अगला कानून आएगा ना 1861 में, उसका नाम रहेगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। क्यों? ये जो 15 लोग हैं जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सलाह दे रहे हैं कि भारत में क्या काम करना है नहीं करना है, तो ये लोगों ने वो कानून बनाया। इसलिए अगला जो एक्ट हम देखेंगे 1861 का, उसका नाम क्या रहेगा? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। क्योंकि भारत काउंसिल कब पैदा हुई? 1858 के एक्ट से। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये बीओडी कहाँ गया होगा या सीओडी कहाँ गए होंगे, कि हम लोगों ने 1784 के एक्ट में किया था। तो इन दोनों का बोरिया बिस्तर बंद हो गया, खत्म हो गया है। कंपनी रही नहीं तो सीओडी खत्म हो गए, और बीओडी का भी काम खत्म, क्योंकि अब तो सीधे सीधे क्राउन रूल कर रहा है ना यहाँ पे। तो ये जो बीओडी सीओडी है ना, ये सब 1858 के एक्ट से खत्म। क्लियर हुआ? यस सर। यही सब मैंने बता दिया कि ब्रिटिश कैबिनेट का रैंक का मंत्री रहेगा, और वो भारत का जो गवर्नर जनरल है उससे रिपोर्ट लेगा। हाँ प्रतीक्षा पूछिए। सर ये 15 मेंबर काउंसिल वाली बात क्या बताई आपने, एक बार फिर से बता दीजिए। देखो मैंने बोला कि एक भारत मंत्री है, ये बनाया गया, ये कहाँ पे बैठा है? लंदन में। अब ये मंत्री है ना, अब मंत्री अकेले कितना काम करेगा? तो मंत्री की को मतलब असिस्ट करने के लिए 15 लोगों की भारत
परिषद बनाएगी। 15 लोग थे भारत परिषद। भाई मंत्री के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं ना काम करवाने के लिए, तो मंत्री अकेला क्या कर लेगा। तो ये जो इंडिया काउंसिल है ये लंदन में बनी है और इसमें 15 लोग हैं, 15 लोगों की भारत परिषद बनी है ये। और ये किसको सलाह दे रही, भारत मंत्री को, क्योंकि भाई अब भारत को आपको लीड करना है। भाई राजा रानी तो पूछेंगे ना इसको बुला के, भाई भारत में क्या चल रहा है। तो भारत मंत्री को काम करने के लिए सलाह वो चाहिए, लोगों को हाथ चाहिए। तो 15 लोगों की काउंसिल बनाई गई, परिषद, जिसमें 15 लोग हैं और वो भारत के लिए अच्छे बुरे की सारी चीज बताएंगे, किसको, मंत्री को। जो कानून बनेगा वो भी यही बनाएंगे। इसलिए 1858 के बाद से अब जो भी कानून आएगा, एक आएगा 1861 में, उसका नाम भी रहेगा भारत परिषद अधिनियम 1861। फिर आएगा 1892 में, उसका नाम भी रहेगा भारत परिषद अधिनियम 1892। क्योंकि ये जो 15 लोग हैं ना, ये लोग अब भारत के लिए सोच रहे हैं कानून बनाएंगे। कहाँ, लंदन में। मतलब कानून तो बनेगा संसद से ही, लेकिन ड्राफ्टिंग कौन करेगा उसका, आपकी भाई सोचेगा कौन। तो ये है वो भारत परिषद के लोग, यानी ये 15 लोग हैं जो भारत के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और वहां पे बैठे हैं लंदन में, और भारत के लिए कानून बना के यहाँ भेज रहे हैं। क्लियर हुआ? यस सर। तो भारत काउंसिल कब तक रहेगी, जब तक हम आजाद नहीं होते। उसी के बाद भारत काउंसिल खत्म हो जाएगी, क्योंकि भारत मंत्री का पद भी खत्म हो जाएगा। तो भारत मंत्री या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद कब बना, 1858 के एक्ट से बना। उसकी सलाह के लिए काउंसिल बनाई गई। एडवाइजरी नाम है इसका, एडवाइस करने की ऐसा ऐसा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये जो बोल दी मानना पड़ेगा, एडवाइस करने के लिए, मशवरा देने के लिए। 15 लोगों की संख्या है, बाद में इनकी संख्या कम कर दी जाएगी 15 से, लेकिन मोटे तौर पे आप ये जानिए। और यहाँ पे यही सब बताई कि अब जो GGI है उसका नाम वाइसराय हो गया, सब काम क्या है सब मैंने बता दिया ना, ये सब चीज हो गया। अब इसके बाद एक एक्ट आएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, यानी भारत परिषद अधिनियम एक्ट लिख देता हूं 1861, और एक आएगा 1892। इसका भी नाम सेम यही रहेगा। इन दोनों में क्या बातें हुई मोटे तौर पे ये जान लो। 1861 वाले एक्ट में ये था कि जो हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई थी, विधायी परिषद बनाई थी, विधायी परिषद बनाई थी अभी 12 लोगों की, और जो कलकत्ता में बैठी हुई है और यहाँ के लिए कानून बना रही है, इसमें कोई भारतीय नहीं था। तो पहली बार ये हुआ, इस एक्ट से पहली बार 3 लोगों को, 3 भारतीयों को इसमें जगह मिली, विधायी परिषद में 3 भारतीयों को इसमें जगह मिली। ठीक है, और उनका नाम है, एक तो आपके ग्वालियर के दीवान हैं, एक पटियाला के महाराज थे, और एक बनारस के राजा थे। 3 लोगों को मिली थी। तो मतलब हम भारतीयों की भी एंट्री हो रही है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नहीं हो रही है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, उसमें नहीं हो रही। लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधायी परिषद है जो कलकत्ता में बैठी, वहां पे हमारी एंट्री हो रही है। ठीक, इस एक्ट में ये कहा गया, इस एक्ट में पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू हुआ। पोर्टफोलियो मतलब होता है जैसे काम का बंटवारा किया जाता है, कि भाई आप रेल मंत्रालय संभाल लीजिए, आप वित्त मंत्रालय संभाल लीजिए। तो जो वॉइस राय साहब है, वॉइस राय, तो वॉइस राय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबरान थे। इन चारों का काम बांट दिया गया। एक का काम तो पहले से बटा था, लॉ मेंबर का काम तो पहले से बटा है कि भाई कानून का ज्ञाता है, कानून बनवाएगा। बाकी लोगों का भी काम बांट दिया। तो इसे कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। तो हमारे देश में जो आज काम का बंटवारा होता है मंत्रालयों में, इसकी शुरुआत 1861 के एक्ट से हुई थी। असल में ये सारे एक्ट हमारे संविधान की नींव है, इनसे हमने कुछ ना कुछ सीखा हुआ है। जैसे पोर्टफोलियो सिस्टम हमने सीखा, हमारा राष्ट्रपति जो है अध्यादेश निकाल सकता है, ऑर्डिनेंस। कोई मुझे बताएगा ऑर्डिनेंस निकालने के लिए जो प्रेसिडेंट है उसकी पावर किस आर्टिकल में दी गई है, और जो गवर्नर है उसको किस आर्टिकल में दी गई ऑर्डिनेंस निकालने की पावर? रिप्लाई करे कोई, किसी को पता हो तो। सर आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट की और 213 गवर्नर की। वेरी गुड, 1 2 3 में आगे पीछे कर दो, 213 आ जाएगा। तो ये जो ऑर्डिनेंस निकालने की पावर है कि भाई जब संसद सत्र में नहीं हो तो हम कोई अति आवश्यक कोई कानून निकालना है तो निकाल सके, और उसकी वैलिडिटी 6 महीने की होती है, 6 माह की। ये भी इसी एक्ट से पहली बार आया, इसी एक्ट से। तो उस समय प्रेसिडेंट गवर्नर तो था नहीं, उस समय जो वॉइस राय था, वॉइस राय, उसके पास ये अधिकार था कि आप ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं। ये इस एक्ट से आया, पोर्टफोलियो सिस्टम इस एक्ट से आया। इस एक्ट से पहली बार भारतीय को एंट्री मिली है। ठीक है, तो वो देखिए इतनी पुरानी चीजें आज भी हमारे संविधान में, और हमारे मतलब हमारे जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन उसमें चली रही है। अभी हमने देखा है 20 दिन पहले राष्ट्रपति ने एक ऑर्डिनेंस निकाला है कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हम जो प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं उसके लिए जो
ऑर्डिनेंस के लोग हैं वो हड़ताल कर रहे हैं कि भाई मत बेचो मत बेचो, तो सरकार ने आदेश निकाल के बोल दिया अब जो हड़ताल करेगा, जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको जेल में डाल देंगे, तो ऑर्डिनेंस निकाला गया, तो ये आज भी निकल रहा है। तो इस एक्ट में ये मोटी मोटी बातें कही गई थी। अब 1892 का जो एक्ट था, 1892 का एक्ट, अभी तक हमने देखा था भारतीयों की एंट्री हो चुकी है, भारतीय लिख देता हूँ, कहाँ पे हुई है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीय घुस रहे हैं अभी, लेकिन ये वहां पे कानून बनाने में बैठे रहते थे, लेकिन सवाल नहीं कर पाते थे, कुछ कर नहीं पाते थे, जाते थे चाय नाश्ता करके आ जाते थे। मतलब भारतीयों को बोला गया था कि हमने तुम्हारी एंट्री कर दी है, लेकिन अब तुम हल्ला मत करना, यहाँ पे ज्यादा तेज मत चलना। लेकिन इस एक्ट से पहली बार भारतीयों को सवाल पूछने का अधिकार मिला, सवाल पूछने का, पूछ सकते थे, एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर है उनसे सवाल पूछ सकते थे। भाई सबका काम हमने बांट दिया अभी 1861 में एग्जीक्यूटिव में, कि कोई कोई रेवेन्यू संभाल रहा है, कोई आपको फाइनेंस संभाल रहा है, कोई पब्लिक वर्क संभाल रहा है, कोई लॉ मेंबर देख रहा है, तो कोई भी बात होगी तो पहले सवाल नहीं कर सकते थे इन लोगों से, एग्जीक्यूटिव मेंबर से, लेकिन सवाल करने का अधिकार भी इसमें दिया गया। बस इतनी बातें आप जान रखिए, 1892 के एक्ट से पहली बार भारतीयों को सवाल पूछने का अधिकार मिला। किस भारतीय को? जो इनकी मेंबरान की टीम में है, उन्हीं को सवाल पूछने का अधिकार मिला। और जो बजट बना करता था देश में क्या खर्चा होगा, उस बजट पे सवाल पूछने का अधिकार मिला। चर्चा कर सकते, सवाल चर्चा कर सकते थे, ऐसा नहीं कि हमें ये पसंद ही नहीं है कैंसिल कर दो, ऐसा नहीं, सिर्फ चर्चा करने का और सवाल पूछने का अधिकार मिला है। लेकिन ये भी नहीं कि सवाल पूछे तो जवाब मिलेगा, जवाब दे नहीं दे, ये बड़े आदमी है एग्जीक्यूटिव वाले, दे नहीं दे अलग बात है, लेकिन पूछने का अधिकार मिला। तो 1892 में कोई बड़ी चीज नहीं हुई थी, लेकिन 1861 का और 1892 का दोनों जो अधिनियम है उसको हम भारत परिषद अधिनियम कहते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट कहते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो 1909 का आता है, 1909 का, 1909 का, 1935 का, 1919 का, 1935 का जो एक्ट है वो हम कल पढ़ेंगे। और उसके बाद हम सीधे अपने संविधान में उतरेंगे कि भाई क्या संविधान सभा कैसे बन रही थी, क्या हुआ था, किस समय ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था, नेहरू क्या बोल रहे थे, अम्बेडकर क्या बोल रहे थे, कौन कौन सी समितियां थी, कौन सी बड़ी समितियां थी, वो सब देखते हुए, प्रियम्बल को देखते हुए फिर हम चलेंगे अपने मेन उसमें संविधान के अंदर घुसेंगे कि कौन से पार्ट में क्या बातें हैं, और आज वर्तमान में उसको लेकर क्या नई नई चीज अपडेट हो रही है वो देख लेंगे। तो आज की क्लास में कोई डाउट हो तो पूछ लो।